हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देरी के। और ये वाला जो सेट है ये मैंने जनवरी 2024 अभी जो जनवरी में एग्जाम हुआ था उसका मैं पूरा आपके साथ क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ कि सीडीपी के कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं केवल हिंदी पढ़ूंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह डैश को प्रदर्शित करता है। यह किसको प्रदर्शित करता है, आपको ये बताना है। जेंडर संबद्धता को, जेंडर समानता को, जेंडर समता को, जेंडर रूढ़िवादिता को। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आप ये देखते हो कि लड़के और लड़की का कंपैरिजन किया जाता है कि लड़का ये कर सकता है, लड़कियां ये नहीं कर सकती, तो इस तरह का जब भी आप क्वेश्चन में देखते हो तो ऑप्शन कौन सा सही होता है, जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। जब भी आप देखते हो कि कंपेयर हो रहा है लड़का और लड़की का तो ये प्रदर्शित करता है जेंडर रूढ़िवादिता को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश होता है। ऑप्शंस हैं, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर है, एक सही समाधान पर स्थिर है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है और गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। तो देखिए, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो अपसारी चिंतन क्या होता है कि जो एक बच्चा है वो कई दिशाओं में सोच सकता है। मतलब अगर उसके सामने एक प्रश्न रखा जाता है, बच्चे के सामने एक प्रश्न रखा जाता है तो वो उसके कई सारे समाधान निकाल लेता है। ठीक है, ये होता है अपसारी चिंतन। तो बस आप देख लीजिए, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है जबकि अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षा शास्त्रियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि समावेशी शिक्षा के बारे में कौन कौन से कथन सही है। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा है। तो ऑप्शंस पे जाते हैं। पहला ऑप्शन है, समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। ये भी बात सही है। थर्ड है, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देता है। ये भी बात सही है। समावेशी शिक्षा पता है ना आपको क्या होती है, समावेशी कक्षा वो होती है जिसमें कई सारे प्रकार के बच्चे, मतलब कि चाहे वो धर्म से अलग हो, जाति से अलग हो, उनकी भाषा अलग हो, वो सब जब एक ही कक्षा में बैठ के पढ़ाई करते हैं तो वो कहलाती है समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो समावेशी शिक्षण का अर्थ है जो शिक्षण को बहिष्कृत ना करे। बिल्कुल सही है। ठीक है, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन भी करता है, भाषा शैली में अंतर को समायोजित करता है। ठीक है, अगर भाषाओं में अंतर है तो वो उस क्लास में समायोजित करेगा और सहयोग प्रदान करता है समावेशी कक्षा। फोर्थ ऑप्शन है, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी शिक्षा का केंद्र होता है। ये बात गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें कथन और कारण पूछा गया है। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिए, शिक्षार्थी जो पहले से जानता है उसके आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि विद्यार्थी जो कुछ भी पुरानी कक्षा से सीख कर आया है हमें उसका समर्थन करना है, हमें उसका सहयोग करना है, चाहे वो गलत ही क्यों ना सीख कर आया हो, हमें उसे कभी भी अवहेलना नहीं करनी है उसकी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ
जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। जो पिछला ज्ञान होता है उसका, वो जब नया ज्ञान प्राप्त करता है तो पिछले ज्ञान से नए ज्ञान को अटैच करता है, तो उसको क्या है, जानकारी अच्छे से उसको याद हो जाती है, वो पढ़ता है वो सार्थक रूप से ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो ए सही है, आर भी सही है, और जो ए है वो आर की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। तो इसके ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। देखिए, इसके जो ऑप्शन है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, ये बात पूरी तरह से सही है। ठीक है, ये बात पूरी तरह से सही है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है, ये भी सही है। देखिए, लेकिन जो आंसर की में जो आंसर माना गया है वो माना गया था ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है, बट मुझे आर गलत नहीं लगता, क्योंकि बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। हाँ, बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है, दिया है बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है, ये बात भी पूरी तरह से सही है, ये मेरा मानना है। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ए और आर दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो ए है वो आर की सही व्याख्या नहीं करता। मेरे हिसाब से आंसर 2 होना चाहिए, लेकिन जो आंसर की में आंसर माना गया है वो ऑप्शन नंबर 3 माना गया है। ठीक है, 6th क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण, सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। तो अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार इनमें से किसमें लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? इनमें से क्या किया जाए तो लगातार बच्चा कोशिश करेगा और बेहतर प्रदर्शन करेगा? तो असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। तो प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? सीखना जो है वो प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, यानी कि ऑथेंटिक टास्क पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही हो जाएगा। 8 क्वेश्चन है, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या गतिक विकास? तो देखिए, विकास के किस पहलू में तर्क होता है, चिंतन करता है बच्चा, समस्या समाधान करता है। तो देखिए, ये सब क्या है, मानसिक चीजें हैं ना। तर्क कर रहा है वो अपने दिमाग में, चिंतन कर रहा है मन में, समस्या समाधान कर रहा है। तो ये सब किस में हो रहा है? संज्ञानात्मक विकास में आ रहा है, ना कि सामाजिक विकास में, ना कि नैतिक विकास में, ना कि गतिक विकास में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास। 9th क्वेश्चन है, लेव वाइगॉत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में 100 नियमन के लिए महत्वपूर्ण है? असंतुलन, निजी वाक, अनुकूलन या संगठन? 100 नियमन मतलब कि वो अपना सेल्फ रेगुलेशन करता है। बच्चा क्या है, अपने आप को खुद से, मतलब अपने आप को वो रेगुलेट करता है, अपने आप को बताता है नहीं ऐसे करना है, ऐसे। आपने देखा होगा एक छोटा सा जब बच्चा होता है तो वो खुद गाड़ी चलाना चालू कर देता है ना। वो गाड़ी चला रहा होता है और बोलता है नहीं नहीं ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। कभी आप ऑब्जर्व करना छोटे से बच्चे को, जिसकी एज बाल्यावस्था में होती है, वो खुद से ही बात करता है और खुद को ही वो डायरेक्शन भी देता है, नहीं ऐसे नहीं करना, वैसे करना है। ठीक है, तो ये किस में आता है? ये लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार निजी वाक्य में आता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए फिर से एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। ये बात पूरी तरह से सही है। लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। ये बात भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? अंतर्वैयक्तिक दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल, तार्किक गणितीय क्या होता है, नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने की कौशल। तो कौन सा सही मेल है आपको ये बताना है। तो देखिए, जो अंतर्व्यक्तित होते हैं, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल होते हैं, कौशल आते हैं उनके अंदर, जो जिनके अंदर तार्किक बुद्धि होती है, क्या तार्किक या गणितीय बुद्धि होती है, क्या वो नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं करते हैं? ये बात गलत है। पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों ही गलत है। जिनके अंदर संगीतमय बुद्धि होती है, क्या वो प्रदर्शन या रचना करने के कौशल होते हैं? तो ये बात सही है। ठीक है, फिर भी फोर्थ देख लेते हैं। स्थानिक जिनके पास बुद्धि होती है, वो प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल होते हैं। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? अधिगम शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर निर्भर होता है। ये बात पूरी तरह से सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। ये भी बात सही है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है। ये भी सही है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। ये बात गलत है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, लेकिन जो फोर्थ है वो गलत है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुसरण, प्रतिक्रिया सेट। तो समस्या समाधान को बढ़ावा कौन देता है? अपसारी चिंतन से ही समस्या समाधान के बहुत सारे तरीके मिलते हैं और एक समस्या का कई सारा सॉल्यूशन भी मिलता है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 14 क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? पहले स्तर के चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरे स्तर के 5वें चरण में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने कई स्तर बताए हैं। तो किस स्तर में ऐसा है कि जो बच्चे हैं वो आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले स्तर के दूसरे चरण में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 15वां क्वेश्चन है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? जो विद्यार्थी वंचित वर्गों से संबंधित हैं उनके लिए। तो पहले तो ऑप्शन देखते हैं। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, ये बात तो सही है। ठीक है, पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये बात गलत है। कभी भी रूढ़ियों को हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव, ये जो वर्ड होते हैं ना, ये सब निगेटिव होते हैं। अलगाव, रूढ़ियाँ, ठीक है, समूह में विभाजित करना, ये सब निगेटिव होते हैं। तो इसका कभी भी निगेटिव वाले जो वर्ड होते हैं उनका कभी भी आंसर नहीं हो सकता। तो जो फोर्थ है वो भी गलत है, क्योंकि विद्यार्थियों को समूह में हम विभाजित नहीं कर सकते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो आज हमने डिस्कस की है 15 क्वेश्चन। आगे के 15 क्वेश्चन मैं कल डिस्कस करूंगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।